टू अनदर पॉडकास्ट। और यूएस इलेक्शंस जो है वो बिल्कुल सर पे हैं, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, इसलिए आज हमने सोचा कि हम उस पे बात करेंगे यूएस इलेक्शंस पे। अगर 2020 से कंपेयर किया जाए लास्ट इलेक्शन से, तो कहा जा रहा है दैट दीज आर वन ऑफ द टफेस्ट इलेक्शंस दिस टाइम। उस वक्त कोविड था, पेंडेमिक था, इकोनॉमी डाउन थी, लोग तंग थे ट्रम्प से, और हमने देखा था कि जो है ट्रम्प लॉस्ट दोज इलेक्शंस। लेकिन उसके बाद से अब तक जो है वो काफी चीजें बदल गई हैं, इकोनॉमी फ्रंट पे भी बदली हैं, और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी पे जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो चेंज हुई हैं। जो अनकंडीशनल सपोर्ट है यूएस की टू इसराइल, उस हवाले से भी तो आज हम बात करेंगे कि तब से लेकर अब तक अमेरिकन वोटर जो है उसकी प्रायोरिटीज जो है वो कैसे चेंज हुई हैं, और ये प्रायोरिटीज जो चेंज हुई हैं ये कैसे ट्रांसलेट करेंगी इनटू वोटिंग ऑन ऑन द वोटिंग डे, चाहे वो डेमोक्रेट्स के लिए हो या फिर रिपब्लिकन्स के लिए हो। हाउएवर कहा जा रहा है कि जो कंपटीशन है वो बहुत टाइट हो चुका है। इस पे बात करने, और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो यूएस इलेक्शन से रिलेटेड है वो पाकिस्तानियों के लिए या पीटीआई सपोर्टर्स के लिए वो ये है कि अगर ट्रम्प आते हैं तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो फिर खान को भी ले आएंगे। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है, कितनी रियलिटी है, इस हवाले से भी। एंड हु कुड बी अ बेटर गेस्ट to talk about all this than one and only Uzair Yunus. Welcome, Uzair Yunus, right from DC. थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much for joining us early morning. आपको तकलीफ दी, but as I said, who could be a better person to talk about this, और वो भी सेंटर में बिल्कुल बैठ के डीसी में। बताएं ना कि क्या एक्टिविटी हो रही है, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, कितना जो है वो क्लोज मुकाबला चल रहा है इस वक्त। देखिए, डीसी में तो क्योंकि दारुल हुकूमत है तो इस्लामाबाद की तरह हलचल यहाँ कम और बाकी जगहों पे ज़्यादा होती है। डीसी डज नॉट रियली मैटर फ्रॉम अ इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो सियासी लोग ज़्यादा होते हैं, तो रात को शाम को हैलोवीन पार्टी पर हर जगह जो है वो यही बात हो रही है कि लोगों का एंग्जाइटी लेवल जो है हम्म। वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। राइट। आपने बात की कि इलेक्शन टाइट है और ट्यूसडे को लोग वोट डालेंगे, तो ये एक बात मैं आपके नाजरीन को बता दूं कि इलेक्शन ऑलरेडी चल चुका है अमेरिका में। कोई 65 मिलियन लोगों ने, 6.5 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी वोट डाल दिया है इस इलेक्शन के अंदर। और रेस बहुत टाइट है। और रेस जो है वो बेसिकली 7 रियासतों के अंदर जो है वो ऊपर या नीचे जाएगी। वो 7 रियासतें कौन सी हैं? पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, नेवाडा, एरिजोना, और एक और है, मैं नाम, मिशिगन, सॉरी। तो ये 7 जो हैं, इनके अंदर से पहला जो गोल होगा किसी भी कैंडिडेट का, अगर आप वेंसडे सुबह पाकिस्तान टाइम पे उठ के अगर खबर चलाएंगे, सीएनएन या कोई और चैनल, तो आपने देखना है कि पेंसिल्वेनिया किस तरफ जा रहा है। पेंसिल्वेनिया जो है वो पहली कड़ी होगी दोनों पार्टीज के लिए, कि अगर आप वो हार जाते हैं पेंसिल्वेनिया, तो तकरीबन आप समझ लें कि चौथी इनिंग में 400 रन का टारगेट है और बैटिंग आपके पास कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन होल्ड ऑन, मैं ये ये स्विंग स्टेट्स हैं बेसिकली, राइट, जो डिसाइड करेंगे। एक तो एक फिक्स्ड जो है, हमें पता है कि कहाँ पे किन स्टेट्स में जो है वो डेमोक्रेट्स की सपोर्ट है या किस में रिपब्लिकन्स की सपोर्ट है, और ये स्विंग स्टेट्स कहलाते हैं, जो कि डिसाइड करेगा इवेंचुअली कि कौन जो है वो जीतता है। आपने कहा कि वोटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये वोटिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, पहले कब से शुरू हो चुकी है, और ये पोस्ट के थ्रू होती है, कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन जी, कीजिए। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अमेरिका क्योंकि एक फेडरल रिपब्लिक है, तो स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर है। और अमेरिका का जो इलेक्शन सिस्टम है वो हर स्टेट अपने कानून और कवानीन के हिसाब से और अपने प्रोसेसेस के हिसाब से चलाता है। एक सेंट्रल का वो नहीं है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हम्म। वैसे नहीं है। हर स्टेट का, हर रियासत का अपना एक इलेक्शन कमीशन आप कह लें कि होता है, बोर्ड ऑफ इलेक्शन होता है। तो ठीक। जैसे मैं वाशिंगटन में रहता हूँ, वॉशिंगटन में पिछले हफ्ते से जो है इलेक्शन चल रहा है। लोगों को उनके मेल के अंदर, पोस्ट ऑफिस के थ्रू उनके मेल इन बैलेट्स घर पे आ गए। मेरे घर पे मेरा अपना मेल इन बैलेट आया। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको अभी फिल करके ड्रॉप कर दूं, या मैं ट्यूसडे को जाके अपना जो है वोट कास्ट करूं, जैसे हम पाकिस्तान में भी करते हैं। ठीक। अच्छा, अब कुछ स्टेट्स में आपने को रिक्वेस्ट करना होता है, कुछ जगहों पे आपको वो खुद ही मेल में भेज देते हैं आसानी करने के लिए। अच्छा। तो मैंने जैसे वोट डाला, मेरा वोट डालने का तरीका ये था कि मेरे घर पे बैलेट आया,
मैंने उसको खोला, फिल किया, सीक्रेट बैलेट स्लीव के अंदर डाला, उसको सील किया। और हम वाशिंगटन में कोई मेरे ख्याल में दर्जन या 2 दर्जन के करीब जो है वो ड्रॉप ऑफ बैलेट बॉक्सेस हैं, हम्म। जो लाइब्रेरीज के बाहर हैं वगैरह वगैरह, पब्लिक प्लेसेस के। तो आप वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, या आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डाल दें उसको, और वो फिर डिलीवर हो जाएगा। और फिर ट्यूसडे को जो है, जब पोल खत्म होगा हम्म। तब गिनती होगी। तो गिनती जो है वो इलेक्शन पोल खत्म होने के बाद शुरू होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, 6.5 करोड़ अमेरिकनों ने ऑलरेडी अपना बैलेट जो है वो जमा करा दिया है। हाँ, तो बाई पोस्ट जो है वो पाकिस्तान की तरह कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो है वो। तो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि ट्रस्ट इश्यूज, तो ये ट्रस्ट इश्यूज हैं। पिछले इलेक्शन के बाद से बिलखुसूस रिपब्लिकन्स के अंदर ये एक ट्रस्ट इशू रहा है कि इसमें धांधली होती है इस तरह देने में। और अभी भी आपने शायद देखा और नहीं देखा हो तो ये खबरों में भी है कि 3-4 जगहों पे अमेरिका में बैलेट बॉक्सेस पे आग लगाई गई है। और सोशल मीडिया पे गर्दिश, 1-2 स्टोरी हर रोज आ रही होती है कि देखें ये वाले हमें बैलेट्स मिल गए और ये इतने ज्यादा क्यों थे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल। तो ट्रस्ट कम हुआ है अमेरिका में, लेकिन ऑब्वियसली वो वाला सीन नहीं है कि बैलेट खोल के किसी ने थप्पे लगा दिए अपनी मर्जी से। एंड ये जो ट्रस्ट कम हुआ है और जो आप कह रहे हैं कि इस पे इश्यूज रेज हुए हैं, वो भी आई थिंक ट्रम्प की तरफ से जो है वो ज्यादा हुए हैं ताकि डिस्क्रेडिट किया जा सके। अब उस पे मैं आऊंगी, लेकिन लेट्स टिक टू स्विंग स्टेट्स फर्स्ट, ठीक है? वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी हम उस पे बात कर रहे थे। एज यू सेड 6 स्विंग स्टेट्स हैं। 7 स्विंग स्टेट्स हैं सात जी। सात स्विंग स्टेट्स है। तो जरा बताइएगा कि क्या पहले से ये पता है अभी कि कितना क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है और कौन सी स्टेट्स में कौन जो है वो आगे है, कौन पीछे है? थोड़ा सा बताइएगा स्विंग स्टेट्स के बारे में। तो देखिए, स्विंग स्टेट्स के अंदर जो है डेमोक्रेट्स की स्ट्रैटेजी रही है कि उन्होंने जो नीली दीवार है, ब्लू वॉल है, उसको खड़ा रखना है। वो नीली दीवार जो है, जैसे मैंने पहले कहा, पेंसिल्वेनिया से शुरू होती है ठीक और है। वो फिर नॉर्थ रस्ट बेल्ट से जाके जो है मिशिगन तक वो खड़ी रहती है। तो अगर आप पेंसिल्वेनिया जीते हैं तो पेंसिल्वेनिया, क्योंकि डेमोग्राफिकली एक ऐसी रियासत है जिसपे हर तरह के लोग पाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से लोग कहेंगे कि सिग्नल बड़ा क्लियर है कि कहाँ अमरीकी इलेक्शन जा रहा है। अब जहाँ तक पोल्स की बात है कि एक्सपेक्टेशन क्या है कि कौन इन स्टेट्स में ऊपर रहेगा या नीचे, दीज आर लिटरली टाइड। तो हर पोल जो आया है और क्यूमुलेटिव पोल्स का जो अभी तक नतीजा निकला है, वो ये है कि ये सारे रिजल्ट्स मार्जिन ऑफ एरर के अंदर हैं, यानी कि 0.5%, 0.1% इस तरह का गैप है वोटर्स के अंदर। तो इस वक्त कहना मुश्किल है कि कौन, इट्स अ स्टेटिस्टिकल टाई बेसिकली। अब उसके अंदर 3 जो ग्रोह हैं इन स्विंग स्टेट्स के अंदर, वो बड़ा रोल, अहम किरदार अदा करेंगे। पहला ग्रोह जो है वो है खवातीन का, बिलखुसूस यंगर खवातीन का। हम्म। उनके लिए जो है इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ा इशू उनकी अपनी फिजिकल और मेडिकल वेलबींग का है। अबॉर्शन इज ऑन द बैलेट एज दे सेड। पाकिस्तानी अल्फाज में अगर, इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट फॉर सम, फॉर मी इट इज एन, एंड आई एम श्योर नॉट फॉर यू ईदर, इट्स द स्टेटमेंट मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम्म। राइट? तो ये अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं एक आसान अल्फाज में व्यूअर के लिए, तो खवातीन के लिए ये स्लोगन है इस इलेक्शन का, कि हम नहीं चाहते कि सियासतदान वाशिंगटन में बैठ के या किसी और दारुल हुकूमत में बैठ के फैसला करें कि हम अपनी जो है मेडिकल चॉइसेस किस तरह परसू करें। वो हमारा मामला है और हमारे डॉक्टर और हमारे खानदान का मामला है, इससे सियासतदान को दूर रखा जाए। तो उनके लिए ये सबसे बड़ा इशू है, एंड खवातीन के एंड लिए। एंड एंड डेमोक्रेट्स आर बैंकिंग ऑन दैट, राइट? ये करेक्ट। उनके मंशूर में है। बिल्कुल करेक्ट। तो वो जो है, रिपब्लिकन्स आर सीन एज द कोट एंड कोट प्रो लाइफ पार्टी, और डेमोक्रेट जो है वो कह रहे हैं कि प्रो चॉइस। आपका सियासतदान का जो है वो कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो खवातीन कितनी निकलती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है एक ग्रुप के लिए। दूसरा जो ग्रुप है वो है आपका उन लोगों का जो राइट ऑफ सेंटर वोटर रहे हैं हिस्टोरिकली, यानी कि जिन्हें कहा जाता है नॉन मागा रिपब्लिकन, नॉन ट्रम्प रिपब्लिकन। इनमें जैसे आपने देखा होगा, इलेक्शन कैंपेन में भी कमला हैरिस ने कैंपेन की लिस चेनी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ जो थे जॉन केली, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा एक इंटरव्यू में कि मेरे नज़दीक वो एक फैशिस्ट हैं। तो इस तरह के जो राइट ऑफ सेंटर रिपब्लिकन्स हैं, जो कि एक बड़ी मिकदार में अमेरिका में पाए जाते हैं, बिलखुसूस इन स्विंग स्टेट्स के अंदर,
उन पे नजर रखी जाएगी कि क्या वो जो है अपनी नाक बंद करके जो है दवा पी लेते हैं कि नहीं। दवा जो है वो डेमोक्रेट को वोट डालना है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं डाला, लेकिन वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक खतरा है अमरीकी रियासत के लिए। तो इट्स ये मोर दूसरा लाइक ग्रुप है। एंटी ट्रम्प वोट रादर देन प्रो डेमोक्रेट वोट। करेक्ट। एग्जैक्टली, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं जो हूँ माइक पेंस हूँ, फॉर एग्जांपल माइक पेंस डोनाल्ड ट्रंप के नायब सदर थे पिछली दफा। उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप को वोट नहीं डालूंगा। राइट, तो इस तरह के लोग अगर बाहर आके ये कह रहे हैं तो एक हम जो है नजर रखेंगे कि इतने कितने रिपब्लिकन्स हैं ऐसे जो वोट अल्टीमेटली डेमोक्रेट को डालेंगे, क्योंकि उनके नजदीक डोनाल्ड ट्रंप एक रियासत को जो है वो खतरा है। ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा जो बड़ा ग्रुप है जिस पे नजर रखनी होगी वो है ब्लैक कम्युनिटी, बिलखुसूस ब्लैक मैन, यंग ब्लैक मैन। ये इसलिए जरूरी ग्रुप है जिस पे हमें नजर रखनी चाहिए स्विंग स्टेट्स में बिलखुसूस, क्योंकि जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है वो डेमोक्रेट पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। यानी कि अगर अफ्रीकन अमेरिकन वोट आप निकाल लें डेमोक्रेट पार्टी से तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। और हिस्टोरिकली बराक ओबामा के टाइम से पहले भी, बट सिंस बराक ओबामा इलेक्शन, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है सदर चुनने में, बिलखुसूस स्विंग स्टेट्स के अंदर ऐसी जगहों पे, फिलाडेल्फिया का शहर हो गया, आपका डिट्रॉइट मिशिगन का शहर हो गया, इस तरह के अर्बन इलाकों में जहाँ इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ब्लैक कम्युनिटी की, ये डेमोक्रेट की रीढ़ की हड्डी हैं। ये क्यों हमें इस पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जो हैं वो 90+% डेमोक्रेट को वोट डालती हैं। ये हिस्टोरिक चीज है, ये रीढ़ की हड्डी की भी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन हमने इस इलेक्शन में देखा है कि यंग ब्लैक मैन इन पर्टिकुलर, नौजवान अफ्रीकन अमेरिकन मर्द जो हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से, उनको डोनाल्ड ट्रंप पसंद आ गया है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनको पसंद आ गया है तो कुछ लोग इस ग्रुप पे नजर रखे हैं, क्योंकि अगर फिलाडेल्फिया में जो पेंसिल्वेनिया का शहर है या डिट्रॉइट मिशिगन में, ये स्विंग स्टेट्स के बड़े शहर हैं, यहाँ पर अगर आप 4-5 परसेंटेज पॉइंट भी जो है अफ्रीकन अमेरिकन मर्द को अपनी तरफ खींच लें तो मामला बिगड़ सकता है डेमोक्रेट्स के लिए। तो इन पे नजर रखनी होगी कि अफ्रीकन अमेरिकन नौजवान मर्द जो है, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ मजाक करता हूँ कि अफ्रीकन अमेरिकन जो मर्द होते हैं वो अपनी माँ की एंड में ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि माँ ने कहना है कि ये काम करो वरना रात को खाना नहीं दूंगी। बड़ा एक देसी स्टाइल कल्चर होता है उनका। तो मैं अपने दोस्तों से मजाक करता हूँ कि ट्यूसडे को पता लग जाएगा कि वालदा वालदा ने क्या कहा है उनको, कि ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, जाके वोट डालो कमला हैरिस को, ज्यादा बकवास ना करो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जो ये बात कह रहे हैं कि ब्लैक, हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक वोटर जो है उसमें एक शिफ्ट हम देख रहे हैं। व्हाई इज दैट सो? इज इट, इसमें दो तीन फैक्टर्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। इज इट बिकॉज दे सी, मैं कुछ रिसर्च कर रही थी और कुछ क्लिप्स मैं देख रही थी जहाँ पे वोटर का कहना था कि ट्रम्प जो है उन वो इकोनॉमी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं या बिजनेस ला सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी केयर अबाउट हैविंग फूड ऑन आवर टेबल रादर देन एनीथिंग एल्स। ये क्या ये माइंडसेट है इस वक्त, या फिर एक फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आनी चाहिए? क्या ये माइंडसेट है? इस वक्त क्यों हम देख रहे हैं कि ये ब्लैक वोटर्स जो हैं इनका शिफ्ट एक नजर आ सकता है और एक सरप्राइज मिल सकता है? जी, इस पे मैं एक नुआंस डाल दूं, ब्लैक मैन वोटर्स, विमेन तो खड़ी हैं With डेमोक्रेट्स के साथ, ठीक है ना। मर्दों में बिलखुसूस ब्लैक, यंग ब्लैक मैन, यंग लाटिनो मैन के अंदर भी हम ये एक तरह से डेटा के अंदर पिक कर रहे हैं काफी महीनों से कि ये चीज हो रही है। इसकी जो कोर वजह है वो ये है कि उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बेहतर बिजनेसमैन है और इकोनॉमी जो है वो बेहतर चलाएंगे। तो अगर हम डेटा उठा के देखें तो डेटा के अंदर बड़ा क्लियर है कि सबसे कमजोर पॉइंट जो है डेमोक्रेट्स का वो मईशत है, और सबसे कमजोर पॉइंट जो रिपब्लिकन्स का है वो जो है क्या कहते हैं, ये खवातीन के हकूक की बात है। तो ये दो चीजें हैं। तो आप अगर मर्द हैं और आप नौजवान मर्द हैं और आपको लगता है कि मईशत बेहतर हो सकती है, आपके पास नौकरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ज्यादा मदऊ हो रहे हैं। ये हमने देखा है, ये नंबर वन इशू है। दूसरा इसके अंदर, आई थिंक वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट, दूसरा इशू ये है कि एक तरह से जैसे आपने भी हिंट किया कि हम एक औरत को वोट नहीं देंगे, तो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ब्रो कल्चर जो है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसको काफी हवा दी है। वो यूएफसी की लड़ाई में जाके कैंपेन करते हैं, उनका एक वो टॉक्सिक मेल
ईगो टाइप पर्सनालिटी भी है, WWF में भी आते रहे हैं। तो वो जो नौजवान लड़के हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और उसकी जो है वो WWF और UFC में डोनाल्ड ट्रंप को देखा है या अप्रेंटिस में देखा है, वो ज़्यादा मदऊ हो गए हैं इनके। बट अल्टीमेटली ब्रॉडली स्पीकिंग अगेन ये इतनी बड़ी शिफ्ट नहीं है जितना डेटा में लोग समझ रहे हैं। ये मार्जिन्स पे शिफ्ट है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन इतना करीब है, मार्जिन पे भी अगर आप 2%, 3% ज्यादा लोग अपनी तरफ खींच लें इस ग्रुप्स में से, तो दैट्स एवरीथिंग यू नीड बिटवीन अ लॉस एंड अ विक्ट्री। कितना करीब है इस वक्त उजैर? कोई नंबर्स हैं आपके पास के पोल्स जो क्या बता रहे हैं कि कितना जो है वो इस वक्त अप्रूवल रेटिंग दोनों की कितनी क्लोज आ चुकी है? तो देखिए, अगर हम ओवरऑल लेटेस्ट पोल्स का कॉम्बिनेशन देखें तो नेशनल रेस के अंदर 48% कामला है और 46% जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है इट्स क्वाइट। ओवरऑल नेशनली। हम्म। ये बात याद रखना जरूरी है कि अमेरिका में पॉपुलर वोट की बुनियाद पे सदर नहीं चुना जाता, इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पे चुना जाता है। तो 48 46 जब हम देखते हैं तो आपको लगता है कि पॉपुलर वोट कामला जीत जाएगी, तो मतलब कामला सदर बन जाएगी। लेकिन अमेरिका में पॉपुलर वोट पे आप नहीं जीते, तो फिर हमें एक लेवल नीचे जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा रियासतों में क्या सिचुएशन है। तो अगर हम रियासतों में देखें तो हम्म। पेंसिल्वेनिया में डेड इवन है रेस, नेवाडा में डेड इवन है, विस्कॉन्सिन में जो है वो डेमोक्रेट्स को 1 परसेंटेज पॉइंट की बढ़तरी हासिल है, मिशिगन में 1 परसेंटेज पॉइंट की बढ़तरी हासिल है, नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन्स को 1 परसेंटेज पॉइंट की बढ़तरी हासिल है, और जॉर्जिया में रिपब्लिकन्स को 1 परसेंटेज पॉइंट की बढ़तरी हासिल है। यानी कि आप अगर सात का निचोड़ लगाएं तो हम्म। डेड डेड इवन रेस है। और अगेन जैसे मैंने पहले कहा, पेंसिल्वेनिया जहां जाएगा वहां अमरीकी इलेक्शन जाएगा। थोड़ा सा कंपेयर करेंगे आप दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कैमला और ट्रम्प के हैं इस वक्त वाइल कैंपेनिंग फॉर द इलेक्शंस? तो सबसे बड़ा पॉइंट मैं डेमोक्रेट से स्टार्ट करता हूँ, कमला हैरिस का है। दो या तीन बड़े पॉइंट। सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर वो सदर बनती हैं और अगर कांग्रेस जो है उनके पास एक कानून भेजती है जो कि लेजिस्लेट करेगा राइट टू अबॉर्शन को, तो वो उस बिल पे दस्तखत करेंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि सदर ट्रंप के ज़माने में जब उन्होंने एक नया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चुना, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कि अमेरिका में सदर जो है वो चीफ जस्टिस को नॉमिनेट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को नॉमिनेट करता है और फिर सेनेट उसे कंफर्म करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कंजर्वेटिव जजेस लगाए सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने रो वर्सेस वेड का जो एक जजमेंट था, हिस्टोरिक तारीखी जजमेंट था दिहाइयों पुराना, उसको ओवरटर्न किया। जब वो जजमेंट ओवरटर्न होता है तो उसके बाद काफ़ी अमरीकी रियासतें, स्पेशली लाइक प्लेसेस लाइक टेक्सास जो कंजर्वेटिव हैं, उन्होंने एक्सेस टू अबॉर्शन हेल्थ केयर रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। तो कामला कह रही हैं कि अगर मैं आ गई तो मैं इस पे कानून साइन करूंगी, तो फिर वो कानून जो है वो पूरे अमेरिका में लागू होगा, कोई रियासत जो है उसके अगेंस्ट कानून नहीं बना सकेगी। तो ये उनका बड़ा इशू है। दूसरा बड़ा इशू उनका यह है कि वो कहती हैं कि इस वक्त अमेरिका में बिलखसूस नौजवानों के लिए घर खरीदना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं जो हूँ पॉलिसीज पुश करूंगी जिसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उस पर ज़्यादा तेज़ी आए और लोगों को जो है वो इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो अफोर्डेबल घर बनाएं और खरीद सकें फिर अफोर्डेबल घर। ये सेकंड इनका, ये इकोनॉमिक प्लैंक है इनका। और जी। तीसरा जो उनका सबसे बड़ा इशू है बिलखुसूस नौजवानों के लिए, वो क्लाइमेट चेंज है। तो वो कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, माहौलियाती तब्दीली के लिए मेरी हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करेगी सदर बाइडन की पॉलिसी, जहां उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो वो कहती हैं उस पर हमें और भी काम करना है और मैं जो हूँ वो ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट करूंगी। ये तीन बड़े मुद्दे हैं डेमोक्रेट साइड पे। रिपब्लिकन साइड पे सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इमिग्रेशन। हम्म। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि अमेरिका में जो है बहुत सारे लोग जो आपकी और मेरी तरह दिखते हैं या काले हैं, वो आ गए हैं लैटिन अमेरिका से, इंडिया से, चाइना से। वो कहते हैं कि ये जो है एक इन्वेजन है और उनकी वजह से हमारी, जो खुद कह चुके हैं सदर ट्रम्प, हमारे लोगों का जो खून है उसमें जहर भरा जा रहा है। बड़ी नाजी टाइप की जबान है कि आप, यू आर पॉइजनिंग द ब्लड ऑफ आवर पीपल। तो वो कहते हैं कि मैं इमिग्रेशन पे काबू लाऊंगा, बॉर्डर को क्लोज करूंगा
और अब अमेरिका में जो ये बाहर से लोग आ गए हैं इलीगली, मैं इनको पकड़ दकड़ के डिपोर्ट करूंगा, एक मैस डिपोर्टेशन प्लान जो है वो लॉन्च करूंगा। ये बड़ा इशू है इनकी कोर कंस्टिट्यूंसी में, तो वो कहते हैं हम इस पे काम करेंगे, मुझे नंबर सो एक। गो अमेरिका फर्स्ट। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो उनका बड़ा मुद्दा है, वो कहते हैं कि डेमोक्रेट्स और सदर बाइडेन ने जो है वो अमरीकी अवाम को टैक्स के बोझ के तले जो है वो डुबो दिया है। तो मैं जब आऊंगा तो मैंने जिस तरह 2020 के अंदर टैक्स कट्स दिए थे, वो वाले टैक्स कट्स मैं वापस दूंगा, और इस दफ़ा परमानेंट करके दिखाऊंगा कि इनको कोई वापस रिपील ना कर सके। हाँ, तो वो लाइक कहते हैं कि मैं ओवर टाइम पे जो है वो मैं टैक्स कम कर दूंगा। एंड वहां तो जो है लोग शिफ्ट्स में और ओवर टाइम्स में जो है वो काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल तो ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, और कंपनीज के लिए टैक्स कम करूंगा। तो रिपब्लिकन्स की पुरानी फिलॉसफी है कि जब कंपनीज पे आप टैक्स कम करेंगे तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगी, तो ज़्यादा खर्चा होगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो लोगों की जेब में पैसे ज़्यादा आएंगे। ये इनका लॉजिक है। तो वो कहते हैं मैं टैक्स का बर्डन जो है कम करूंगा मईशत के अंदर। और तीसरी चीज़ जो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ चीन और बाहर के जो ममालिक हैं, बिलखुसूस चीन, जो कि हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा इंपोर्ट का, अप टू 100% उन्होंने कहा है चीन के लिए। सही। ये बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि अमेरिका में बहुत से लोगों का मानना ये है कि चीन से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं अमेरिका के अंदर या बाहर ममालिक से, उसकी वजह से अमेरिका में नौकरियां ख़त्म हो रही हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे इश्यूज बढ़ रहे हैं, बहुत इकोनॉमिकली कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, और सोसाइटली कि हमारे यहाँ नौकरियां जो है मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बन रही। तो सदर ट्रम्प का वादा है कि वो जब आएंगे तो वो और ज़्यादा सख्ती करेंगे इंपोर्ट्स पर, चाइना के ऊपर बिलखुसूस, और उस पे जो है चीन को कहेंगे कि अगर आपने सब्सिडी दे के हमारे मुल्क में सस्ता माल, सस्ती गाड़ियां, सस्ते फ़ोन भेजने हैं, तो वो बात अब आगे नहीं चलेगी, और मैं इस पे जो है काबू लाऊंगा। फॉर द लोकल इकोनॉमी। एक एक बात बताइएगा, जब आप ये जिक्र करें इन चीज़ों का, इन इकोनॉमिक स्टेप्स का, तो मैं कहीं ये भी रिसर्च पढ़ रही थी कि अब जो स्पीचेस देखी जाती हैं दोनों दोनों की तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से भी और रिपब्लिकन्स की तरफ से भी, कैमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, उनकी स्पीचेस में या जो वो बात करते हैं, जो प्रोमिस की बात करते हैं, या जो कैंपेन्स कर रहे होते हैं, वो उसमें इकोनॉमी पे बात जो है वो कम नजर आती है एज कम्पेयर टू बिफोर, और पॉपुलर रेटरिक जो है उस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा होता है। और हमने देखा है रिसेंटली भी, अभी जैसे मैडिसन स्क्वायर में उन्होंने स्पीचेस की, उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें थी। तो ये एक चेंज आप देख रहे हैं, या फिर ये एक बहुत एक्सट्रीम सोच जो है वो नजर आ रही है? देखिए, ये हर इलेक्शन में ऐसा ही होता है। इलेक्शन जो है वो एक, आप समझें, एक तरह से क्रिकेट का मैच है 5 दिन का, राइट? तो पहले 1-2 दिन आप हल्की धीमी बैटिंग करेंगे, स्टाइल में कुछ करेंगे चीज़ें, और 5वें दिन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट रगेड मैच, क्योंकि पिच भी खराब हो रही होती है, बॉल भी घूम रहा होता है, एक्सेट्रा। हम्म। इलेक्शन में जो है वो अब क्योंकि इतनी लंबी कैंपेन चली है, तो जिन लोगों को आपने कन्वर्ट करना था अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के बयान से, या आपने कन्वर्ट करना था अपनी दूसरी पॉलिसीज के बयान से, जो सोफिस्टिकेटेड बयानात हम कह सकते हैं कि ये मेरी पॉलिसी है, इस तरह का कानून मैं लाऊंगा या लाऊंगी, तो वो काम तो हो गया। अब मार्जिन्स की गेम है, और मार्जिन्स की गेम में आपने लोगों को उनके घर से बाहर निकालना है, और घर से बाहर निकालने के लिए आपने इमोशन चार्ज करने होते हैं दोनों तरफ। तो अमेरि ये जो है वो यूनिक कैंपेन नहीं है। पिछली अमेरिकी कैंपेन्स में भी, इवन बराक ओबामा की कैंपेन, मैंने पहली कैंपेन थी जो मैंने ऑब्जर्व की है अमेरिका में रहते हुए, एंड में जाके जो है आप इमोशंस पे ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि आपने लोगों को सुबह, ट्यूसडे सुबह, अमेरिका में सर्दी का मौसम आ चुका है, बिलखुसूस ये जो स्विंग स्टेट्स हैं रस्ट बेल्ट की, नॉर्थ अमेरिका में। तो आपने सुबह जब फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, नींद अच्छी आ रही हो, तो आपने लोगों को घर से निकालना है, और घर से निकालने के लिए आपने उनके इमोशंस पे खेलना है दोनों तरफ। तो इसलिए आप देख रही हैं कि वो जो रेटरिक है, या जो पॉलिसी का रेटरिक है, वो पीछे चले गया है, और अब जो है एक साइड कहती है कि ट्रम्प के खिलाफ वोट डालो, मेरे लिए वोट डालो क्योंकि वो फैशिस्ट है, और डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि मेरे लिए वोट डालो क्योंकि अगर नहीं डालोगे तो ये डेमोक्रेट जो हैं वो आने देंगे लाटिनोस को, आने देंगे कालों को मुल्क के अंदर, और हमारे जो है हमारी जो वाइट क्रिश्चियन नेशन है उसको तबाह कर देंगे।
ओके, सो एक और चीज़ उज़ैर जो मैं पूछना चाहूंगी वो है एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिसी। और उस पर बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस और एक्सट्रीम कैंपेन्स और जो बयानात ट्रम्प के नजर आ रहे हैं वो काफ़ी नफरत भरे बयान है, जहां उन्होंने कहा कि वो पेट्स खाते हैं या डॉग्स खाते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद उनकी सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, और इजाफा हम देख रहे हैं, बल्कि इतना इजाफा हो चुका है कि अब बहुत क्लोज कंपटीशन जो है वो नजर आ रहा है। क्या इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अब जो एक एवरेज अमेरिकन है वो भी इन वैल्यूज पे ही बिलीव करता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अमेरिका फेमस है इस चीज़ के लिए कि एक मल्टी कल्चर जो है वो सोसाइटी है, ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी कहा जाता है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो वहाँ पे देखी जाती है, विटनेस की जाती है। तो अब वहाँ से अमेरिकन सोसाइटी एज अ होल जो है वो शिफ्ट हो रही है। देखिए, इसमें हर हर मुल्क के जो हैं कुछ अपने मिथ्स होते हैं, अपने आप झूठ अपने आप से कहते हैं, और जब आप झूठ अपने आप से बहुत दफ़ा कहते हैं तो वो आपको सच लगने लग जाता है। अमेरिका में भी ऐसा ही है, कहते हैं लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओपन टू ऑल। ये एक अमेरिका का मिथ है। अगर हम तारीख उठा के देखें तो अमेरिका असल तौर पे मेरे नज़दीक जमहूरियत 1965 तक नहीं था, क्योंकि 65 तक तो अफ्रीकन अमेरिकन को राइट टू वोट उतना आसान नहीं था जितना इस वक्त है उनके लिए। राइट, तो ये एक तारीख रही है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर दूसरी जंग अजीम से पहले, उस दौरान जब नाजी जर्मनी अरूज पे था, नाजी रैलीज होती थी अमेरिका के अंदर। राइट, तो ये एक पुराना एक रहा है अमेरिका में कि वाइट सुप्रेमेसी का जो जहर है वो हर थोड़े दौर के बाद वापसी सामने हमें नजर आता है। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और उनकी पार्टी जहाँ खड़ी है, वो वाइट सुप्रेमेसी वापसी हमें नजर आती हुई नजर आ रही है, उभरती हुई नजर आ रही है। आखिरी पॉइंट इस पर मैं ये कह दूं कि ये चीज हमने 2020 में भी देखी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होते हैं तो शार्लट्सविल में एक रैली होती है, नियो नाजी रैली, जिस पे जो है बयानात, जो नारा एक बड़ा चलता है वो होता है, जूज विल नॉट रिप्लेस अस। यहूदी जो हैं वो हमें नहीं हटाएंगे यहाँ से। ये गोरे चमड़ी के अमरीकी क्रिश्चियन जो हैं ये नारा लगाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इस पे जब उनसे पूछा जाता है आपका क्या तासुर है इस पे, तो वो कहते हैं उनमें कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं नियो नाजीज के अंदर। तो ये उस वक्त से चला आ रहा है, 2016 से, जब वो पहली दफा एस्केलेटर से नीचे उतरे और उन्होंने कहा कि मैक्सिकन जो हैं वो रेपिस्ट्स हैं। ये 8 साल से जहर उगला जा रहा है। और अब ये मुझे लगता है ये आखिरी जो है एक मरहला में हम दाखिल हो चुके हैं, और ट्यूसडे वेंसडे को पता चल जाएगा कि कितना जो है दम है इस रेटरिक के अंदर। क्योंकि दूसरी तरफ जो है अमेरिका के और लोग खड़े हैं जो कहते हैं नहीं, हम इसको आसानी से आगे नहीं आने देंगे, इसको हमें हराना पड़ेगा। एक और चीज, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इतना झूठ बोलो खुद से कि वो आपको सच लगने लगे। ये भी बड़ी अजीब बात है, पाकिस्तान जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में भी रहते हुए ये बड़ा अजीब लगता है देखना कि क्या अमेरिका 21वीं सदी में भी रेडी है फॉर अ वुमेन प्रेसिडेंट या नहीं। हमने हिलरी क्लिंटन के टाइम पे तो ये देखा था, लेकिन अब भी जो है वो ये बातें देखी जा रही है, जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। इतनी लिबरल और एडवांस कंट्री है, वहां पे ये सोच पाए जाना कि एक फीमेल प्रेसिडेंट जो है उसकी कबूलियत शायद उस तरह से नहीं है अमेरिकन सोसाइटी में। थोड़ी इस पे भी रोशनी डालेगा। देखिए, ये भी एक अगेन हिस्सा रहा है अमेरिकी तारीख का कि इट्स मेल हैज हिस्टोरिकली बिन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मैं उस दिन नैन्सी पेलोसी जो हाउस की स्पीकर रह चुकी हैं, एक हिस्टोरिक पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप उनकी सियासत से एग्री करें या ना करें, उन्होंने ग्लास सीलिंग ब्रेक की टू बिकम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द हाउस, फीमेल स्पीकर ऑफ द हाउस। तो वो बता रही थी कि जब उन्होंने सियासत शुरू की हम और तो वो फिर इनसे बहुत आगे हैं हम हाँ, अभी। पाकिस्तान फिर भी हाँ, बहुत आगे है। हाँ, अमेरिका में इतना आसान काम नहीं है, और अब जाके जो है इस पे इंक्लूजन बढ़ी है हाँ। और एक जनरेशनल शिफ्ट हमें नजर आया है। 80s में ये लेकिन था। हम्म। लेकिन ये अमरीकी सियासत के अंदर एक बहुत कंजर्वेटिव जो बेंट है बिलखुसूस टुवर्ड्स वाइट मैन, हम्म। ये हिस्टोरिकली रहा है। और ये एक बड़ा तारीख जो है, अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो तारीख रकम होगी, क्योंकि ना सिर्फ वो एक खातून है, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन खातून है जिनकी जो है वालदा वो इंडियन, साउथ इंडियन थी। ठीक है ना। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी अमरीकी सियासी निज़ाम के अंदर कि एक खातून जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जिनकी माँ इमिग्रेंट थी, हम्म। वो सदर बने, और वो उस पार्टी की सदर बने जिसने अमेरिका को पहले पहला अफ्रीकन अमेरिकन मेल प्रेसिडेंट दिया कुछ साल पहले।
और अब जो है वो एक फीमेल अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट को कैंडिडेट को आगे किया है। अच्छा, एक और चीज जो ट्रम्प इस वक्त कर रहे हैं वो है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि ये भी इतना कॉमन अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं देखा गया, डिसक्रेडिटिंग द इलेक्शंस पहले से ही, कि इन केस वो हार जाते हैं तो वो पहले से ही ये एक सेट कर रहे हैं कि ये इलेक्शंस जो हैं ये फ्रॉडुलेंट हैं और इसमें फला फला जो है वो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको पहले से ही डिसक्रेडिट कर देना। यहाँ तक कि ये भी कह देना, जैसे कैलिफोर्निया के बारे में वो जहाँ पे जो है वो डेमोक्रेट सपोर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले से ये कह देना कि आई विल विन ओवर देयर, और अगर नहीं तो ये एक फ्रॉड होगा, या उसको पहले से ही डिसक्रेडिट कर देना। ये भी हम देख रहे हैं कि क्या ये ट्रम्प से ही शुरू हुआ है या उससे पहले भी होता रहा है, दिस इज रेगुलर? नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप की कंट्रीब्यूशन है अमरीकी सियासत के अंदर, के धांधली का नारा बुलंद करना, और एक तरह से अगर हम कहें आरटीएस बिठा देना या फॉर्म 47 वाली बातें करना कि हल्के खोलो। तो ये बात शुरू होती है 2020 के अंदर, जब वो मानते नहीं हैं कि मैं इलेक्शन हारा। और उसके बाद से इसे कहा अमरीकी जर्नलिज्म में जो कैटेगरीज में जिसमें शामिल किया जाता है, इलेक्शन डिनायलिज्म कहा जाता है इसको। ये कोर है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इस वक्त, और तैयारी दोनों पार्टीज के अंदर पूरी मौजूद है। उनकी टीमें, दस्ते जो हैं लॉयर्स के, वो तैयार बैठे हैं फाइल लॉ सूट्स फाइल करने के और काउंटर लॉ सूट फाइल करने के। तो अच्छा। अगर ये इलेक्शन बहुत करीब होता है और ऐसा लगता है कि अगले दिन सुबह तक रिजल्ट जो है वो आराम से सामने नहीं आएगा, तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं इलेक्शंस के डिस्प्यूट के, वो कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। एक और चीज उजैर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, कि जो स्टेटमेंट्स जिस तरह की इस वक्त ट्रम्प दे रहे हैं और जिस तरह से वो खुलेआम आके थ्रेट करते हैं, स्पेसिफिक नाम लेके अपनी अपनी जो कैंपेन्स हैं उसमें वो थ्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा तासुर आ रहा है कि जिनका वो नाम लेते हैं दे फील हरास, दे फील स्केर्ड, जिसमें मीडिया पे भी, मीडिया आउटलेट्स जो हैं उन पे भी अफेक्ट आ रहा है। आई वाज रीडिंग के वॉशिंगटन पोस्ट और लॉस एंजलिस टाइम्स दे अनाउंस दैट दे वुड नॉट मेक एन एंडोर्समेंट इन द प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट, और जबकि ये बहुत साल की जो उनकी प्रैक्टिस है उसके बरक्स है। तो थोड़ा सा ये भी बताएगा कि वाकई क्या ये थ्रेट्स जो हैं वो इस तरह से वर्क कर रही हैं वहां पे, कामयाब हैं, तभी शायद ट्रम्प जो है वो अपनी हर कैंपेन में नाम ले ले के थ्रेटन करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो मेरे क्रिटिक्स हैं मैं उनके खिलाफ जाऊंगा और मैं बदला लूंगा, और एक रिवेंज की पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं। शायद आई थिंक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से नहीं तो बिल्कुल वो पाकिस्तानी स्टाइल ही है, और दूसरे ममालिक में भी होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो है, अगेन वो पाकिस्तानी ऑडियंस रिलेट कर सकेगी। एक तो है कि वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना दुश्मन मौजूद हैं, और वो दुश्मन मेरे सियासी मुखालिफिन हैं, और उनको हम इनका सफाया हमें करना है। तो ये जो जहर उगल रहे हैं अपने लोगों के ऊपर के मैं इनके खिलाफ एक्शन लूंगा और लॉ इन्फोर्समेंट को यूज़ करूंगा, ये एक इनका मुद्दा है। आपने जो बात की वॉशिंगटन पोस्ट और की, वॉशिंगटन पोस्ट बिलखुसूस उसका इशू जो है वो मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट को जेफ बेजोस ओन करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में सेठ रन मीडिया को कॉल आ जाती है ऊपर से कि आपने ये बात कहनी है और ये बात नहीं कहनी, अमेरिका में भी सेठ रन मीडिया है एक तरह से। तो वो जो सेट्स हैं, जो अमीर लोग हैं जेफ बेजोस की तरह, जिनके अपने बिजनेसेस भी हैं, वो उन्होंने ब्लॉक की ये इंडोर्समेंट का प्रोसेस, जिसकी वजह से वॉशिंगटन पोस्ट में बड़ा मसला चल रहा है इस वक्त। और उन्होंने ब्लॉक इसलिए की क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर ट्रम्प जीत गया और वो फिर अमेजोन के बिजनेसेस के पीछे आएगा तो उनका नुकसान होगा। तो इसलिए सेठ साहब ने अपनी टीम को कहा कि खामोश रहो और इंडोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो उजैर, टेल मी, मुस्लिम वोटर्स का इस वक्त किस तरफ रुझान है? एक बड़ी कंफ्यूजन पाई जा रही है, क्योंकि इस हुकूमत को तो वो ब्लेम करते हैं राइटली सो कि उन्होंने किस तरह से वो खड़े रहे इसराइल के साथ और इसराइल को सपोर्ट किया, और इसकी वजह से जो है कहा जा रहा है कि एक रुझान जो है वो ट्रम्प की तरफ है। लेकिन ट्रम्प एंटी वॉर, आर वी गोइंग टू सी कि वो इसराइल जैसे पार्टनर को, एलाई को सपोर्ट नहीं करेंगे, उस तरह की अनकंडीशनल सपोर्ट जो कि इस वक्त डेमोक्रेट्स कर रहे हैं? उस फ्रंट पे थोड़ा सा बताएगा। तो देखें, इसके अंदर जो एक चीज़ जानने की ये है कि मुस्लिम अमेरिकन वोटर एज सच कोई चीज़ नहीं रहा अमेरिकी इलेक्शन में हिस्टोरिकली। डाइवर्स कम्युनिटी है इसमें, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, इसमें इंडोनेशियंस भी हैं, अरब्स भी हैं। अरब्स के अंदर जो है वो लेबनीज भी हैं, फ़लस्तीनी भी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। तो इथियोपियन मुसलमान हैं, डीसी में बहुत ज़्यादा हैं फॉर एग्जांपल।
ये जो पिछले साल से जंग चल रही है इसराइल और फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल बर्बरियत कर रहा है, उसकी वजह से एक हमें नज़र आ रहा है कि एक मुस्लिम वोट उभरता हुआ अमेरिका में बिलखसूस रियासत जैसी मिशिगन जैसी रियासत के अंदर नज़र आ रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम कंबाइन करके मुस्लिम अमेरिकन वोट देखें, तो हम्म। अमेरिका में इराक की जंग के बाद से ज़्यादातर मुसलमानों ने कलेक्टिवली डेमोक्रेट्स को वोट डाला है। इस दफ़ा बिलखसूस अरब अमेरिकन ने, फॉर एग्जांपल 2020 के इलेक्शन में मिशिगन के अंदर 67 या 68% अरब अमेरिकन ने मिशिगन की रियासत के अंदर जो बाइडन को वोट डाला। इस दफ़ा जो हमारे पास डेटा अभी तक आ रहा है वो दिखा रहा है कि तकरीबन इवनली स्प्लिट है, यानी कि 38% जो जिन लोगों से पूछा गया मिशिगन में अरब अरब अमेरिकन जो हैं उनकी कम्युनिटी से, तो 38% कहते हैं कि हम ट्रम्प को वोट डालेंगे, 38% कहते हैं कि हम कामला हैरिस को वोट डालेंगे, और जो बाकी के हैं वो कहते हैं हम या तो नहीं डालेंगे या तीसरी पार्टी को, जिल स्टाइन या किसी और को वोट डालेंगे। तो देखना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट ज़रूर हमें नज़र आएगा बिलखसूस मिशिगन के अंदर इस जंग की वजह से। और उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है इट्स हार्ड टू टेल, क्योंकि ये इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, मार्जिन्स पर है लेकिन इम्पोर्टेंट है मार्जिन्स पर। तो यहाँ जो है एक बड़ा मुश्किल इशू है मुस्लिम्स के लिए, बिलखुसूस अरब अमेरिकन और लेबनीज अमेरिकन के लिए मिशिगन जैसी रियासतों में। और फिर जो बाकी रियासतें हैं जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, जैसे टेक्सास हो गया या कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क हो गया, वो तो स्विंग स्टेट्स में नहीं आते, जिसकी हमने बात ऑलरेडी कर ली है। तो वहाँ अगर शिफ्ट भी नज़र आया तो उसका इम्प्लीकेशन इलेक्शन पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये शिफ्ट पे नज़र रखना अगली साइकिल के लिए बड़ा ज़रूरी होगा। ठीक है, थोड़ी सी खबरें हमारे पास भी हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की भी, जहाँ पे कुछ ऐसा तासर दिया जा रहा है अभी जो पहले तो 60 कांग्रेसमैन ने जो एक लेटर लिखा और फिर उसके बाद ये बातें शुरू हुई कि जो है, उससे पहले भी हो ही रही थी कि अगर ट्रम्प जो है वो आ जाते हैं और जो प्रेशर वहाँ के पाकिस्तानी जो है वो डालेंगे, उसके बाद जो है वो शायद ट्रम्प के आने से इमरान खान के लिए कुछ आसानियां पैदा हो जाएं। अब ये तासुर जो है, ऐसा लगता है, आपने सुना होगा हाल ही में बुशरा बीबी जो है उनको रिहा कर दिया गया, फिर इमरान खान की जो बहनें हैं उनको भी रिहा कर दिया गया। ये कहा जा रहा था कि ठीक है, वो जेन्युइनली वो उन केसेस में जो है वो कोई दम नहीं था, लेकिन हम देख रहे थे माजी में कि बुशरा बीबी जब भी रिहा होती थी तो वापस कोई और दूसरा केस कर दिया जाता था और उनको बाहर नहीं आने दिया जाता था। तो थोड़ी आसानियां जो है वो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के लिए पैदा की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुक्तदर हल्के हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनको शायद इस बात का खदशा है कि अगर ट्रंप आ जाते हैं और किसी भी किस्म की सपोर्ट जो है वो इमरान खान को देते हैं, कोई एक बयान दे देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं, तो शायद प्रेशर जो है वो उनको यहाँ पे उनको प्रेशर फील हो और उस प्रेशर में आकर उनको फिर कोई स्टेप लेना पड़े। तो इससे बेहतर है कि पहले ही थोड़ी आसानियां इस तरह की पैदा कर दी जाए इमरान खान के लिए कि इतने सवालात जो हैं वो ना उठें यहाँ के मुक्तदर हलकों पर या एस्टैब्लिशमेंट पर, ह्यूमन राइट्स के हवाले से या ओवरऑल इमरान खान की जो इस वक्त कंडीशन है उसके हवाले से। देखिए, इसके अंदर पहले तो स्पेकुलेशन हम कर सकते हैं कि कोइंसिडेंटल टाइमिंग है, राइट। जैसे खान साहब डोनाल्ड लू के बारे में कहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले अमरीकी जो डिप्लोमेट्स हैं वो सारी ऑपोजिशन से मिल रहे थे, तो वो एविडेंस था कि अमरीकी साजिश जो है वो हो रही थी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अब ये वाली लेटर्स लिखे जा रहे हैं और उसकी वजह से जो है हल्का हाथ हो रहा है, तो वहाँ भी कुछ लोग फिर कह सकेंगे कि साजिश हो रही है। मैं इन चीज़ों में, साजिशी थियोरीज में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन अमेरिका में अंदर जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, डायस्पोरा है, हमें दो चीज़ों पे उनको दाद देनी पड़ेगी। एक तो ये कि उन्होंने जिस तरह इंगेज किया है अमरीकी सियासी निज़ाम के अंदर, ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने फिगर आउट किया अमरीकी निज़ाम चलता कैसे है और अमरीकी निज़ाम में हम अपनी बात कैसे सुनवा सुनवा सकते हैं। तो 60 के करीब कांग्रेसमैन ने लेटर अभी रिसेंटली लिखा, उससे पहले हाउस में रेजोल्यूशन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से पास हुई। ये छोटी चीजें नहीं है, और इससे हम अगर पार्टिजन लेंस हटा के, यानी कि पीटीआई का लेंस हटा के अगर मैं एज अ अमेरिकन पाकिस्तानी देखूं, तो मेरे लिए ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो अमरीकी सियासत में अब इतना इन्फ्लुएंस रखती है कि उनको समझ आ गई है कि निज़ाम के अंदर काम कैसे करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डायस्पोरा कम्युनिटी के लिए। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और एक्सपेक्टेशन की बात है, इसमें देखिए मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज लगती है।
आप अगर ये लेटर उठा के देखें और उसके सिग्नेटरीज के नाम के साथ उनका देखें, उनकी पार्टी अफिलिएशन क्या है, तो वो ज्यादातर डेमोक्रेट्स हैं। जो लीड के जो जिन्होंने साइन किया है, जिन्होंने लीड किया है इस एफर्ट को, वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट हैं। तो हम्म। एक तरफ आप प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स से जाके कह रहे हैं कि ये खतूत पे साइन करें, और हम्म। दूसरी तरफ आप उनके एनिमी नंबर वन डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स कर देते हैं एज पाक पैक फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो एक ये, दूसरी चीज ये, हमें हमारे अंदर भी एक कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ेगा कि हमारा एज अ डायस्पोरा कम्युनिटी रोल क्या है इस मुल्क के अंदर, इन्फ्लुएंस क्या है। पाक पैक अमरीकी इलेक्शन में इस दफा तकरीबन 12 से 15 अरब डॉलर का खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। 12 से 15 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर्स। पाक पैक की अगर आप पब्लिक, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी जर्नलिस्ट पाकिस्तान का जाके ऑनलाइन देख सकता है। पाक पैक की टोटल स्पेंड इस दफा जो है अभी तक कोई 3.5 लाख डॉलर के करीब है। तो 12 से 15 अरब का खर्चा, और पाकिस्तानी अमेरिकन जो सबसे लीडिंग पैक है, और ये इज नॉट दी ओनली वन, देयर आर अदर्स एज वेल, हम्म। उनका 3 लाख। अगर मैं कह दूं कि उनके इंडिविजुअल डोनर्स ने डायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट किया, और हम इसको 10 टाइम्स करते हैं, 3 मिलियन डॉलर कह देते हैं, तो वो भी 12 और 15 बिलियन में 3 मिलियन इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट, नंबर एक। नंबर दो, कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पाक पैक इज नॉट द ओनली वन, देयर इज फॉर एग्जांपल अनदर पैक कॉल्ड एपी पैक। एपी पैक की स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने किसी को भी इंडोर्स नहीं किया, और उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट शाया की है, लेकिन वो हेडलाइंस में आपको शायद पाकिस्तान में कम नजर आए, बिकॉज इट डजंट सेल इन द वे दैट पाक पैक इंडोर्सिंग डोनाल्ड ट्रम्प सेल्स परहैप्स, राइट। तो दूसरी चीज ये, तीसरी चीज बिफोर यू आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन, वो ये है कि हमें पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का मेकअप समझना होगा अमेरिका के अंदर। तो मैं आपको डेटा दे देता हूँ। पाकिस्तानी अमेरिकन जो अमेरिका में इस वक्त हैं, तकरीबन 7 लाख के करीब हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस डेटा, जिनमें से 65% जो हैं वो अमरीकी शहरी हैं, यानी कि वोट डाल सकते हैं। उनमें से जो है ज्यादातर जो, अगर आप अमेरिकन बॉर्न हैं तो आपकी मीडियन एज, यानी कि औसतन आप कह सकते हैं कि उनकी जो उम्र है वो 14 साल है, यानी कि बड़े नौजवान हैं। और जो इमिग्रेंट्स हैं बाहर से आके फिर अमरीकी शहरी बने, उनकी जो एज है वो तकरीबन मीडियन एज 35 बनती है। ये डायस्पोरा जो है, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ अमेरिकन, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कॉलेज और ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, ज़्यादा पैसे कमाता है कंपेयर टू एवरेज। और हमें डेटा बताता है कि जब आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं या आपकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हुई होती है, कॉलेज से आगे के होते हैं, तो आप लेफ्ट ऑफ सेंटर वोट डालते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का डेटा मौजूद है, जिसके अंदर 61% ऑफ इंडियन अमेरिकन आर फॉर कामला हैरिस, एंड द रेस्ट आर फॉर 30 समथिंग, 25 और 28% आर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। ये ट्रेंड हमें ब्रॉडर एशियन कम्युनिटीज के अंदर नजर आता है। इंडियन अमेरिकन हो, वियतनामीज अमेरिकन हो, कैम्बोडियन हो, एक्सेट्रा, इनको आपी कम्युनिटी कहा जाता है। अमेरिका के अंदर एक ग्रो में सर्वे किया जाता है, तो आपी का सर्वे कहा जाता है। तो पाकिस्तानी आर कंसिस्टेंट एज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, जो ज्यादा पैसे कमाता है, वो लेफ्ट ऑफ सेंटर लीन करता है। और हाँ, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन डेटा हमें ये दिखाता है कि बिलखुसूस जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानी अमेरिकन की, वो लेफ्ट ऑफ सेंटर लीन करती है। आखिरी आखिरी बात इसके अंदर, कि हमने स्विंग स्टेट्स की बात की, तो ये जो 6 से 7 लाख पाकिस्तानी हैं, इनकी जो वास्ट मेजॉरिटी है या सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है, वो टेक्सास में रहते हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं। मिशिगन के अंदर, पेंसिल्वेनिया के अंदर 10,000, 12,000, 15,000 की इनकी आबादी है। तो इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। जी। नहीं, तो मुझे ये ठीक है, हैविंग सेड दैट, knowing Trump, how unpredictable he is, and during his term, he had a good relation with Imran Khan, and he wasn't shy in showing his liking for Imran Khan. वो एक अगर ट्वीट कर देते हैं, my buddy, he's a good man, he's my buddy, या whatever, तो ये आसानी उनके लिए इस वक्त पैदा कर देना, आपको नहीं लगता कि इसका कोई ताल्लुक है इस चीज से कि आगे अमेरिकन इलेक्शन में अगर ट्रंप आ जाते हैं तो शायद उनके प्रेशर में आके वैसे ही ये करना पड़ जाता? मुझे नहीं लगता, और तारीख इस बात की गवाह है कि अमरीकी प्रेशर की जो है वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर और पाकिस्तान की रियासती निज़ाम के ऊपर। अगर होता होता तो पिछले 9/11 के बाद से दिहाइयों तक अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर कहता रहा। उस वक्त तो पैसे भी थे और ड्रोन स्ट्राइक्स भी हो रही थी, तो कैरेट भी थी, स्टिक भी थी, इमदाद भी मिल रही थी।
लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी जो पाकिस्तान के हुकूमती रियासती इदारों ने इम्प्लीमेंट की। उससे पहले 98 99 में पाकिस्तान को कहा गया कि हम आपको इमदाद देंगे, आप न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। उस वक्त भी स्टिक थी कि सैंक्शन लगाएंगे, नहीं करोगे तो पैसे बहुत ज़्यादा देंगे। पाकिस्तान की रियासत ने अपना एक फैसला किया और उन्होंने अपनी एक डिसीजन ली। तो दोनों दो ममालिक के दरमियान इतना आसान नहीं होता कि एक शख्स ने फोन उठाया और उसने कह दिया तो आपने उनकी बात मान ली। नंबर एक, आखिरी बात इसके अंदर ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैं जो दूसरे लोगों से डीसी में बात करता हूँ जो पाकिस्तानी सियासत फॉलो नहीं करते, वो एक चीज कंसिस्टेंटली कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ताकतवर मर्द, बिलखुसूस ताकतवर मर्द जो यूनिफॉर्म में हो, वो बड़ा पसंद है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आप इमरान खान के फॉलोअर हैं, फैन हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको बाहर करेगा, तो ये बात भी याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप को यूनिफॉर्म के अंदर तगड़े आदमी जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और कोट अनकोट उनको लूजर्स, उन्होंने अपने फौजियों को लूजर्स कहा है जो इंजर हो जाते थे या पकड़े जाते थे, उनको वो लूजर्स कहते हैं। अपने फौजियों तरफ तक को वो वो रफ एंड लूजर्स कह चुके टफ हैं। आसिम मुनीर जो है वो भी एक लाइकिंग कॉन्टेस्ट में जो है वो सामने खड़े हैं। बिल्कुल। सही। तो ये पीटीआई वालों को आप खुश ना होने दीजिएगा कि वो ये सोचें कि ट्रंप आ जाएंगे तो खान के लिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और शायद हो सकता है ऐसा ही हो, और फिर मुझे वो इंसाफियन दोस्त मेरे कह सकेंगे कि मेरा एनालिसिस गलत था। लेकिन मेरे नज़दीक इतने अमरीकी इतने पाकिस्तानी आराम से तो ये ताल्लुकात नहीं में इतना कहेंगे कि फर्क नहीं आपका पड़ेगा। एनालिसिस गलत था। फिर आपको पता है कि वो किस तरह से कहेंगे कि आपका बिल्कुल। एनालिसिस वो गलत तो ठीक है, कोई उसकी आपकी आपकी क्लिप जो है वो वायरल होगी फिर। था। हाँ ठीक है। एनी एनी पब्लिसिटी इज गुड, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है उजैर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड फॉर गिविंग अस दिस डिटेल इंसाइट ऑन यूएस इलेक्शन। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, खुदा थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज।